Welcome to my Hair Study for YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is a part of history and the lesson is fourth lesson and the name is the Mughal Empire. ठीक है, ये हिस्ट्री का फोर्थ लेसन है जिसका नाम है द मुगल एम्पायर, मतलब मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल काल कैसा था, उनका साम्राज्य कैसा था, वो सारी चीजें आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस इज अ पार्ट वन ऑफ दिस लेसन। ये जो आज का वीडियो है वो पार्ट वन है इस लेसन का। इस पार्ट वन में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो बचे हुए जो पॉइंट्स है वो हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें जो पॉइंट्स है वो है पहला, द मेन मुगल रूलर, मतलब मेन मुगल के जो रूलर थे, जो किंग थे, वो कौन कौन से थे। इसमें हम कौन कौन से किंग के बारे में जानकारी लेने वाले। पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इतने राजाओं के बारे में आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल साम्राज्य कैसा था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन कैसा था, वो हम देखेंगे। और थर्ड है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की मतलब नष्टता, वो मतलब उनकी मुगल एम्पायर कैसे खत्म हुआ, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, नष्ट कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। In the province of Fargana in the year 1494, when I was 12 years old, I became king. These words, which are the opening lines of the Babarnama, provide prophetic when the Mughal Empire came into existence in 1526 CE. मतलब इसमें ये बता है कि जो बाबरनामा, मतलब बाबर जो राजा था उसके ऊपर लिखा गया ये बाबरनामा था। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में जो ये कुछ लाइंस थे, मतलब ये बाबरनामा किसके ऊपर डिपेंड था, बाबर राज किंग के ऊपर, है ना। बाबर की पूरी उसमें हिस्ट्री थी। ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग किससे हुई थी, इस लाइन से, कि वहाँ पे ये बताया था कि इन द ईयर 1494, ये 1494 के काल में मैं कितने साल का था, 12 साल का था जब तब मैं राजा बना, है ना। तो ये लाइन किसमें है, किसकी है, बाबरनामा के स्टार्टिंग के लाइन से जो, और ये जो बाबरनामा लिखा गया था कौन से काल में लिखा गया था, 1526 में। ठीक है, हाउ डिड द मुगल शेप मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री एंड लीव देयर इम्पेरेंट ऑन द कंट्री। लेट अस ट्राई एंड गेन सम इंसाइट इनटू दिस एंड अदर सिमिलर क्वेश्चंस। तब ये जो हिस्ट्री थी मुगल एम्पायर की, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे शेप का था, क्या क्या मतलब कैसी हिस्ट्री थी उसमें, वो हम डिटेल में वन बाय वन जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं इम्पेरियल पावर्स ऑफ द मुगल्स, मुगल के साम्राज्य का उनकी पावर। ठीक है, तो इसमें ये बताया है कि इम्पेरियल पावर ऑफ द मुगल्स वाज अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। ये जो मुगल्स का जो काल था वो कौन से पीरियड का था, मिडाइवल, मध्ययुगीन काल का था। ठीक है, तो इसमें जो भारत के जो कुछ सब कॉन्टिनेंट्स थे वहां पे ये मुगल एम्पायर पूरा फैला हुआ था। ठीक है, ऑल एट द हाइट ऑफ देयर पावर दे कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनकी पावर इतनी थी कि उन्होंने बहुत से इंडिया के जितने भी सब कॉन्टिनेंट थे सबको अपने अंडर में, सबको अपने कंट्रोल में ले लिया था। ओके, तो इनमें जो सबसे पहला जो राजा था मुगल एम्पायर का, जो फर्स्ट किंग था वो कौन था, बाबर। ठीक है, बाबर का जो काल था वो था 1526 to 30। The author of the Babarnama and founder of the Mughal Empire in India was Jahiruddin Muhammad Babur, who hailed from Central Asia. ये जो बाबरनामा के जो ऑथर थे, जिन्होंने वो बाबरनामा लिखा था, वो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे, जिन्होंने मुगल एम्पायर को फाउंड किया था, मतलब उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली थी। ठीक है, इंडिया में, जिनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, who hailed from Central Asia, जो सेंट्रल एशिया से थे। He traced his lineage to Timur on his paternal side and Genghis Khan on his maternal side। और उनके जो मतलब तिमूर का जो पार्ट था, तिमूर एक प्लेस का नाम है। ठीक है, तिमूर के जो पूरा जो पार्ट था वो किन के अंडर में था, चंगेज खान के अंडर में। ठीक है, और वहाँ पे उनका राज्य था। At the young age of 11, he succeeded his father to the throne of Fargana।
a small state in Transcoxina. As the ruler of Fargana, Babur had to defend his kingdom against foreign invasions. तो ये जो बाबर थे, जिनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इन्होंने 11 जब वो 11 साल ईयर के थे, 11 साल के थे, तब उन्होंने अपने फादर के साथ फरगना जो प्लेस था उसको हासिल कर लिया युद्ध करके, जब वो सिर्फ 11 साल के थे। ठीक है, और फरगना जो था वो एक छोटा सा स्टेट था ट्रांसोक्सिना का। ठीक है, उसको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और बाबर जो थे उन्होंने सारे जो फॉरेन जो भी राज्य थे उन सबको उन्होंने उनके अगेंस्ट कर दिया, उनको हरा दिया। ठीक है, ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504 CE विच इन टर्न मेड हिम अवेयर ऑफ इंडियाज फैबुलस वेल्थ। फिर उन्होंने 1504 में उन्होंने काबुल को कैप्चर कर लिया, काबुल को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, और वो पूरे इंडिया के सबसे मतलब संपत्तिवान एक राजा बने, जिनको सबसे मतलब बहुत ही अमीर राजा ऐसे बने पूरे इंडिया के। Attracted by tales of India's wealth, he planned an expedition to India. फिर उन्होंने इंडिया की जितनी भी संपत्ति थी, सारी संपत्ति को हासिल करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। बाबर got this opportunity in 1524 when Daulat Khan Lodi, the powerful Afghan governor of Punjab, asked Babur to help him defeat Ibrahim Lodi, the Sultan of दिल्ली। तो बाबर को ये अपॉर्चुनिटी कब मिली पूरी इंडिया को लूटने की? 1524 में, जब दौलत खान लोधी जो थे वो एक अफगान के गवर्नर थे, अफगान के गवर्नर थे जो पावरफुल थे बहुत ही ज्यादा, पंजाब में रहते थे वो, पंजाब के। तो उन्होंने बाबर से हेल्प मांगी, किस लिए? उनके जो सुल्तान थे, मतलब दिल्ली के जो एक सुल्तान थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, उनके साथ युद्ध करने के लिए, उनको हराने के लिए उन्होंने उनसे मदद मांगी। ठीक है, बाबर readily agreed and defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat, fought on 21 अप्रैल 1526। ठीक है, और जो बाबर थे वो रेडी हो गए उनसे लड़ाई करने के लिए, और उन्होंने पहली पानीपत की पहली लड़ाई थी जो इनमें हुई थी, है ना, इब्राहिम लोदी में और बाबर में। ठीक है, वो कौन से डेट में हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। ठीक है, तो उसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। दिस विक्ट्री मेड बाबर द मास्टर ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और ये जो उनकी जीत थी वो उनको इतनी बड़ी जीत उनको मिली कि वो पूरे सेंट्रल इंडिया के मास्टर हो गए, मतलब पूरे इंडिया में वो सबसे मेन राजा वो बन गए, और पूरा मुगल एम्पायर को उन्होंने आगे और बढ़ा दिया। इन ऑर्डर टू फर्दर consolidate his empire, Babur defeated Rana Sanga, the ruler of Mewar, in the Battle of Khanwa in 1527, which helped him establish his control over northern India. उसके बाद उन्होंने किनके साथ युद्ध किया? अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने, बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध किया। राणा सांगा कौन थे? मेवाड़ के एक राजा थे, बहुत ही माने हुए राजा थे वो। ठीक है, और बहुत ही पावरफुल थे। तो उनके साथ उन्होंने खानवा में युद्ध किया। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा जिस नाम से वो युद्ध जाना जाता है, वो कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, और उनके साथ युद्ध करने के बाद वो भी युद्ध उन्होंने जीता, बाबर ने, और वो उन्होंने अपना जो पूरा साम्राज्य है वो पूरा नॉर्थ इंडिया में फैला दिया, सभी अपने कंट्रोल में उन्होंने ले लिया। His conquest of the forts of Gwalior, Mewat and Dholpur further strengthened his position. उन्होंने पूरा जो राज्य था मेवाड़ का, जैसे ग्वालियर था और मेवाट, ढोलपुर, ऐसे नाम के जो भी जितने भी राज्य थे वो सब अपने कब्जे में उन्होंने ले लिए। He also annexed a huge part of Alwar from Hasan Khan Mewati, led a campaign against Medani Rai Chanderi in Marwa, and the combined forces of Afghan and the Sultan of Bengal of the banks of river Ghagra। और फिर उन्होंने अपना और आगे जो उनका प्रदेश और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किसके साथ, तो सबसे बड़ा जो पार्ट था
एक प्रदेश था जिसका नाम था अलवर, ठीक है, जो जहाँ पे हसन खान मेवाती नाम के एक राजा वहाँ पे रहते थे, अलवर उनके अंडर में था, जो उनको लीड करते थे, ठीक है। उनके साथ युद्ध करके उन्होंने उनके अगेंस्ट जाके उन्होंने वो भी अलवर जो भी प्रदेश है वो भी अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद उन्होंने इसी तरह लड़ते हुए फिर मैदानी राय जो चंदेरी जो थे मैदानी राय, वो मालवा की थी, ठीक है, उनसे भी लड़ के उन्होंने पूरा राज्य वो भी अपने अंदर में कर लिया। उसके बाद अफगान के साथ भी उन्होंने फोर्स करके उनसे भी युद्ध करके उनका भी पूरा अपना अंदर में ले लिया प्रदेश, ठीक है। इस तरह से वो कहाँ तक पहुंचे, बंगाल की जो नदी थी, बंगाल की जो नदी थी जिसका नाम था घाघरा, उसके किनारे तक, उसके रिवर तक, बैंक ऑफ रिवर तक वो पूरा प्रदेश उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। बाबर thus strengthened his empire within a period of 4 years। उन्होंने 4 साल में अपना प्रदेश पूरा फैला दिया, पूरा बढ़ा दिया। However, he died in 1530 before his rule as a monarch could really begin। फिर जब उनकी डेथ हुई 1530 में, तो उनके डेथ के बिल्कुल थोड़े से पहले ही समय से मोनार्क जो सिस्टम था वो स्टार्ट हो गया। मतलब राजा की जो भी हुकुमशाही जो थी वो खत्म हो गई, उसके बाद मोनार्क चालू हो गया, ठीक है। बाबर वॉज अ ब्रिलियंट मिलिटरी जनरल एंड इलेंटेड एम्पायर, अ हार्ड टास्क मास्टर एंड अ स्टर्न डिसिप्लिनर। ये जो बाबर था बहुत ही ब्रिलियंट ऐसा जनरल था, मिलिट्री जनरल था, और उसने अपना एम्पायर पूरा अच्छे तरीके से उसने फैलाया था, और बहुत ही अच्छे से उसने युद्ध किए थे सबके साथ, और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन था वो। ही वॉज डीपली लर्न्ड इन पर्शियन एंड अरेबिक एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स इन द तुर्किश लैंग्वेज। और वो पर्शियन लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेज में बहुत ही मास्टर था, उसको ये लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से उसको आते थे। और उसी तरह से वो एक मतलब तुर्किश लैंग्वेज में कुछ मतलब पोयम या फिर कुछ स्टोरी वगैरह लिखने के लिए वो फेमस राइटर भी थे, ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी द तुर्कीज ए बाबरी और बाबरनामा इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्लासिक ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। उनका जो बाबरनामा है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, वो भी एक पूरा लिटरेचर है, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेचर है। अ कीन नेचुरलिस्ट, ही डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया इन ग्रेट डिटेल। उसमें उन्होंने फ्लोरा और फाउना नाम की जो इंडिया की जो भी ग्रेट ऐसे चीज़ें थी उसके बारे में बहुत सी डिटेल उन्होंने अच्छे से लिखी है। ही इज क्रिएटेड विथ हैविंग मेड द गन पाउडर पॉपुलर इन इंडिया। उन्होंने जो इंडिया में जो पॉपुलर चीज़ थी गन पाउडर, उसको भी उन्होंने ही निर्माण किया था। द कंसेप्ट ऑफ स्टेट विजुअलाइज्ड बाय बाबर वाज बेस्ड अपॉन द प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्क, absence of religious bigotry and encouragement to culture and art। ये जो बाबर थे, बाबर का जो पूरा जो कंसेप्ट था उनके स्टेट का, वो कैसे था, पूरा किस पे बेस्ड था, मोनार्क पे बेस्ड था, ठीक है, उसके पूरी प्रेस्टीज पे, उसकी प्रशस्ति पे बेस्ड था। और उनके धर्म की जो भी मतलब अब्सेंस थी और उनकी जो कल्चर, उनकी जो संस्कृति और उनकी जो कला थी उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज होती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो राजा है वो है हुमायूं। हुमायूं का जो काल था वो था 1530 टू 1540 तक का, सॉरी 1530 से 1540 से 1555 टू 1556 तक का था, ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद, बेटर नोन एज हुमायूं, सक्सीडेड हिज फादर बाबर एज द एम्पायर इन 1530। मतलब ये जो हुमायूं था वो कौन था, बाबर का बेटा था, ठीक है, जिसका जो काल था 1530 उनका जन्म हुआ था। वो उस टाइम काल में वो वहाँ पे राजा भी बने थे, ठीक है, बाबर के मरने के बाद। Although the meaning of his name हुमायूं was fortune, उनका जो नाम है हुमायूं, उसका जो मीनिंग है वो क्या है, फॉर्चून, मतलब नसीब, लक। He led an extremely turbulent life. He faced a series of problems after ascending the throne। जब वो राजा बने तब उन्होंने बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस किया। He had to consolidate his father's territories and set up an administrative structure।
उनके फादर ने जितने भी राज्य अपने अंडर में लिए थे, अपना प्रदेश जो उनका उन्होंने बढ़ाया था, उसका पूरा सेटअप उन्होंने अच्छे से किया और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज किया। हुमायूं had to face the hostility of the Afghan led by Sher Shah Suri and Bahadur Shah, the ruler of Gujarat। हुमायूं ने अफगान के जो दो राजा थे, शेर शाह सूरी और बहादुर शाह, जो गुजरात के रूलर थे, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था। हुमायूं वॉज इनिशियली सक्सेसफुल अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। हुमायूं उन दोनों के सामने सक्सेस रहा, उन दोनों से लड़ाई में वो जीत गया। हाउएवर बहादुर शाह सून रेस्टेड बैक गुजरात एंड मारवा। फिर जो बहादुर शाह थे वो वापस अपने गुजरात चले गए। शेर शाह proved to be a stronger enemy as he defeated Humayun decisively in the battles of Chausa and Kannauj in 1539 CE and 1540 CE respectively। शेर शाह ने ये प्रूव कर दिया कि उनका जो दुश्मन था, मतलब जो हुमायूं, वो कैसा था, बहुत ही स्ट्रांग था, है ना। हुमायूं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और उनमें फिर और दूसरा जब युद्ध हुआ चौसा एंड कनौज में 1539 में और 1540 में, तो उसमें शेर शाह जो सूरी जो थे वो बहुत ज़्यादा उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़े हुमायूं पर, ठीक है। दिस डिफीट्स फोर्स्ड हुमायूं टू फ्ली टू काबुल एंड देयर आफ्टर पर्सिया वेयर ही टूक शेल्टर अंडर सफाविद शाह। फिर शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं पूरा टूट गया और वो वापस कहाँ चला गया, काबुल चला गया। और वहाँ पे फिर वो सफाविद शाह नाम के एक पर्सन थे जिनके शेल्टर में वो रहने लगे। शेरशाह सूरी डेड इन 1545 एंड हिज सक्सेसर्स प्रूव्ड टू बी वीक एंड इनकम्पिटेंट। दे वेयर अनेबल टू सस्टेन हिज एम्पायर। शेरशाह सूरी 1545 में उनके डेथ हुई और वो बहुत किसकी वजह से, वो बहुत ही कमजोरी की वजह से और बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई, ठीक है। और उनका जो पूरा एम्पायर था वो अच्छे से पूरा फैला हुआ था, वो सारा एम्पायर। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा इन 1555 एंड री एस्टेब्लिश द मुगल रूल। जैसे शेरशाह सूरी की डेथ हुई, इसी चांस को लेके इसी में उन्होंने अपना चांस मारा और हुमायूं फिर से कैप्चर किए, फिर से वो दिल्ली में आया। पूरा दिल्ली और आगरा उन्होंने फिर से अपने अंडर में ले लिया 1555 में और अपना मुगल साम्राज्य फिर से उन्होंने इस्टेब्लिश किया। However, his victory was short-lived as he died in 1556 due to injuries caused when he fell down the stairs of his library। और फिर बाद में उनकी डेथ हुई 1556 में, किसकी वजह से, बीमारी की वजह से। वो अपनी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से वो गिर गए फिसल के, और गिरने के बाद उनकी बहुत ज़्यादा उनको जख्म हो गई और उसकी वजह से वो बीमार होके वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये पार्ट 1 था। आज इस पार्ट 1 में हमने सिर्फ 2 राजाओं के बारे में जानकारी ली, एक बाबर और उनका बेटा हुमायूं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम कुछ और राजाओं के बारे में, अकबर जैसे औरंगजेब के बारे में हम उसमें जानकारी लेंगे, ओके। तो आज के इस पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।